बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी, मेरी वीडियोस आप लोगों को फ़ायदा दे रही होंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें। और साथ में ये कि कमेंट्स से मुझे फ़ीडबैक मिलेगा तो मैं इसको आप लोगों के लिए मज़ीद आसान से आसान अपने लेक्चर्स बना सकूँगी। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रेवेन्यू के बारे में जानते हैं। रेवेन्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रेवेन्यू क्या है? What's revenue? Revenue is the price of goods sold and services rendered during a given accounting period. Earning revenue causes owners' equity to increase when a business renders services or sell merchandise to its customers. It usually receives cash or acquires accounts receivable from the customer. The inflow of cash and receivable from the customer increases the total assets of the company and the other side of the accounting equation. The liabilities do not change, but owner's equity increases to match the increase in total assets. Thus, revenue in the gross increase in owner's equity resulting from operation of the business. Various accounting titles are describe different types of revenue. Uh, Example is sales to describe revenue, XYZ revenue, its debtor. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू अगर हम आसान और सादा लफ्ज़ों में इसको जाने तो रेवेन्यू किसी भी चीज़ की कीमत होती है जो कि हम वसूल करते हैं। जिस तरह के ये गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है उसको गुड्स कहते हैं। ये जब जो प्रोडक्शन जो चीज़ होती है, कंपनी की जो भी प्रोडक्ट होती है उसको सेल करती है, उसकी जो कीमत कंपनी को वसूल होती है वो रेवेन्यू कहलाता है। या फिर कोई सर्विसेज कंपनी है तो वो अपनी जो सर्विसेज देती है उसका जो उसको मुआवजा मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। अब ये रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू इसमें अच्छा ये रेवेन्यू जो होता है ये कंपनी की ग्रॉस इनकम होती है, इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं किए जाते हैं। ये हम आगे जानेंगे कि रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाते हैं तो वो फिर नेट इनकम निकल आती है, वो और चीज़ होती है। रेवेन्यू ओवरऑल जितना भी उसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चेयर बना रही हूँ, फर्नीचर का बिज़नेस है मेरा और मैंने एक चेयर बनाई है। अब चेयर के पे मैंने लगाए हैं मिसाल के तौर पे मैंने उसके ऊपर 500 खर्चा किया है और मैंने उसको बेचा है 800 का। तो 500 और मतलब 300 मिला के 800 जो मुझे मिला है ये मेरा रेवेन्यू है। अभी मैंने इसकी कास्ट इसमें से लेस नहीं की। अगर मैं इन 800 में से 500 जो मेरा ख़र्चा हुआ है उसको निकाल देती हूँ तो जो 300 बचेगा ये मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ रेवेन्यू पे बात करें तो रेवेन्यू क्या है? जितने की चीज़ बिकी है वो जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू है, उसमें से कुछ डिडक्शन नहीं हो रही है। डिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा प्रॉफिट या नेट इनकम कहलाएगा। और ये जो रेवेन्यू होता है इससे क्या होता है कि इससे जो ऑनर्स की इक्विटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये अमूमन कैश की सूरत या अकाउंट्स रिसीवेबल की सूरत में आता है। कस्टमर्स को जब चीज़ें बेची जाती हैं तो या तो वो नकद बेची जाती हैं या फिर उधार पे बेची जाती हैं। अगर नकद है तो उनके बदले में हमें कैश मिलता है। अगर उधार पे हैं तो फिर उसको जो उधार होता है उसको अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से कंपनी अपने एसेट्स में लिख लेती है। ये करंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं।
और इससे क्या होता है, कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो कंपनी की इक्विटी भी इंक्रीज़ होती है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हमने क्या जाना था कि एसेट्स बराबर हैं किसके, लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो इससे क्या होता है, लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑनर्स इक्विटी पे इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज़ होती है। और ये टोटल एसेट्स जो इंक्रीमेंटल होता है टोटल एसेट्स का, ये इससे जो इक्विटी होती है वो बढ़ जाती है, तो यूँ एसेट भी इंक्रीज़ हो जाता है और इक्विटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसको डिफरेंट नामों से जो है, इसके डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते हैं। जो हमारा रेवेन्यू होता है वो उसका जो मेन वो होता है वो सेल्स कहलाता है। सेल्स जो होती है वो रेवेन्यू को ही डिस्क्राइब कर रही होती है। सेल्स कोई भी प्रोडक्ट की सेल होती है तो उससे जो पैसा आता है उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के टाइम इसको सेल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह कोई डेटर है तो उसको भी डेटर के नाम से रेवेन्यू लिखा जाएगा जब उसकी एंट्री की जाएगी। ये जब हम आगे एंट्रीज़ करेंगे तो उसमें इसके बारे में जानेंगे कि ये इसकी किस तरह से एंट्रीज़ वगैरह होती हैं, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी जो रेवेन्यू होता है, जो कंपनी के ऑपरेशन होते हैं वहाँ से जो भी कंपनी की रूटीन ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उससे कंपनी को ये मिल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सेल्स रेवेन्यू क्या है। सेल्स रेवेन्यू इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस द कास्ट एसोसिएटेड विद थिंग्स लाइक रिटर्न्स और अनडिलीवरेबल मर्चेंडाइज, also called net sale, net revenue and just plain revenue. And other type of revenues जो revenue common in most businesses is interest revenue or interest earned. Non-profitable companies NGOs revenue is donation or a grant from governments. Types of revenue, operating revenue and non-operating revenue. सेल रेवेन्यू को हम देखते हैं तो सेल्स का जो रेवेन्यू है वो क्या होता है। सेल्स रेवेन्यू में इससे ये होता है कि उसमें से कुछ डिडक्शन करने के बाद जो नेट सेल निकलती है उसको हम नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स कहते हैं। होता यह है कि सपोज़ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने तैयार करके रखी, सपोज़ मुझे ऑर्डर मिला था 50 पीसीस का। मैं कंप्यूटर का बिज़नेस कर रही हूँ तो मेरे पास मतलब मुझे मिला था 50 यूनिट्स बनाने का कि मैं 50 जो पीसी हैं वो डिलीवर करूँगी। बट क्या हुआ कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस दौरान ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स मेरी कंप्लीट नहीं हो सकी तो मैं उनको डिलीवर नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पे मेरी जो 5 पीसीस थे वो मेरे रेडी नहीं थे, उनको मैंने डिलीवर नहीं किया। साथ ही जो है ना मैंने जो 45 यूनिट्स डिलीवर किए उनमें से 2 मुझे रिटर्न हो गए, या सपोज़ 5 मुझे रिटर्न हो गए कि उनमें कोई फॉल्ट निकल आया। तो यूँ मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो 50 यूनिट्स सेल्स के मैं यूनिट्स के तैयार कर रही थी उसमें से मैं 10 यूनिट्स लेस कर दूँगी। उसके बाद 40 यूनिट्स जो मैंने ओके हालत में उनको डिलीवर किया है वो मेरी नेट सेल होगी, और उसका जो नेट रेवेन्यू होगा उसको मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूँगी। जो दूसरा रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है। जो बैंक और दूसरी इस तरह की जो लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज़ होती हैं वो उनका जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो इंटरेस्ट होता है, उसको इंटरेस्ट अर्न के नाम से भी मंसूब किया जाता है। और इसके अलावा होती हैं एक मतलब प्रोडक्शन कंपनीज़ होती हैं जो प्रॉफिटेबल उसमें काम कर रही होती हैं। कुछ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज़ होती हैं जैसा कि एनजीओज़ वगैरह हो गई, या फिर कुछ सेमी गवर्नमेंट इदारे मतलब
सेमी एनजीओज़ इस तरह के कुछ इदारे होते हैं जो खैराती काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू वो भी गेन कर रहे होते हैं, बट उनका रेवेन्यू क्या होता है कि वो उनका प्रॉफिट नहीं होता, बट उनको जो डोनेशंस या गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं तो वो उनके रेवेन्यू के ज़ुमरे में आता है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू को देखते हैं तो इसमें टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़ होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ होता है एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ होते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ वही जो अभी हम लोग देख रहे थे कि सेल या सर्विसेज के अगेंस्ट जो मिलते हैं, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाते हैं, कि हम कंपनी की जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के अगेंस्ट जो भी उसको कि ऑपरेशंस के थ्रू जो भी उसकी जनरेट होता है रेवेन्यू, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। और जो कोई एसेट वगैरह कंपनी ने सेल कर दिया, सपोज़ एक कंपनी ने प्लॉट कंपनी के नाम पे परचेज़ कर रखा था, उसको कुछ अर्से तक उसको रखे रखा, उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये कंपनी ने अपना फिक्स एसेट सेल आउट कर दिया, तो उससे जो रेवेन्यू हुआ वो है तो कंपनी का वो भी रेवेन्यू, बट ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कि कब कब जो है रेवेन्यू ये रिकॉग्नाइज होता है। व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड? इन मोस्ट केसेस द रियलाइजेशन प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। At this point, the business has essentially completed the earning process, and sales value of the goods or services can be measured objectively at any time period prior to the sale. The only step that remains is to collect from the customer, usually a relatively certain event. रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? मोस्ट केसेस में रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो होता है वो रेवेन्यू को इंडिकेट इस तरह से करता है कि जैसे ही गुड्स सोल्ड होती हैं या फिर सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, जो कि हम कॉन्सेप्ट्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कि जैसे ही मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ बनाई और उसको मैंने सेल किया, सेल करते ही मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। अब ये मेरे पे है कि वो चीज़ मैंने कैश पे देनी है या मैंने उधार पे देनी है। अगर उधार पे दी तो अकाउंट्स रिसीवेबल मुझे अभी वो मेरे अभी मतलब एसेट मेरा बाकी है, एक क्या कहते हैं मेरा स्टेप अभी बाकी है कैश कलेक्शन का, लेकिन रेवेन्यू मेरा रिकॉग्नाइज हो चुका है। मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी हैं या सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अब कैश मिल गया तो ठीक है, रिकवरी हो गई उसकी, अगर नहीं तो फिर मेरे अभी रिकवरी बाकी है, लेकिन मेरा जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। और यूँ मेरी जो सेल्स की वैल्यू है वो भी मेजर हो चुकी है, या सर्विसेज की या गुड्स की जो भी चीज़ मैंने प्रोवाइड की है, मेरा अर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है और मुझे मेरी जो वैल्यू है सेल्स की वो मेजर्ड हो गई है कि मैंने कितने में ये चीज़ दी है। अब मैं इसको अपने इनकम स्टेटमेंट में आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अब सिर्फ एक ही स्टेप रह जाता है और वो होता है कलेक्शन का। और अमूमन ये यकीनी ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बंदा जो भी सेल करता है उसके डूबने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो मोस्ट केसेस होते हैं उसमें कलेक्शन हो जाती है, कलेक्शन का ऐसा इशू नहीं होता है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्डिनरी रिपेयर्स, मेंटेनेंस, फ्यूल एंड other items necessary to the ownership and use of plant and equipments are called revenue expenditures and are recorded by debiting expense account. The charge to an expense account is based on the assumption that the benefits from the expenditure will be used
up in the current period and cost should therefore be deducted from the revenue of the period in determining the net income. जी स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दो एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलग से एक पूरा लेक्चर मैंने रखा हुआ है, इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जो आम खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी अखराजात होते हैं, जैसे मेंटेनेंस हो गए, फ्यूल वगैरह हो गया, नेसेसरी आइटम्स वगैरह लेने हो गए, और ये कि प्लांट या इक्विपमेंट्स में जो भी उसमें रिपेयरिंग के खर्चे हो गए या जो भी चीज़ें इस तरह की हो गई, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और ये एक्सपेंस अकाउंटेंट से डेबिट किया जाता है। और ये जो अखराजात होते हैं, ये इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, सपोज ये कि वो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चेयर की एग्जांपल ले रहे थे कि चेयर जो बनाई है, तो उस महीने में जितने भी चेयर्स बनेंगी और उन चेयर्स पे जितना भी खर्चा आएगा उसको सेल जब करेंगे तो उस खर्चे का जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा? वो रेवेन्यू होगा। और उसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे एक्सपेंस कहलाएंगे। उसमें कास्ट भी आ जाएगी, उसमें दूसरे एक्सपेंसेस जो भी उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने के लिए उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें रेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें टैक्सेस भी आ जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं बिल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, और ये करंट पीरियड में ही इनको रिकॉर्ड किया जाता है। और जो कास्ट होती है वो डिडक्ट कर दी जाती है उसी टाइम पीरियड में जिसमें वो रेवेन्यू अर्न किया होता है। और जो उस रेवेन्यू से जब ये कास्ट डिडक्ट कर दी जाती है, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो नेट इनकम की सूरत में आता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने रेवेन्यू के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि मैं इसमें कामयाब हुई हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये आसानी का बायस बनेगा, आप लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। तो देखते रहिए मेरे लेक्चर्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।